नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन, आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर लेकर हाजिर हो चुका हूं। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपके बीच लेकर हाजिर हैं। 5 कौन कौन सी खबरें जिस पर हम नजर डालने वाले हैं विस्तार से अब आपको बताते हैं। पहले बताते हैं कौन कौन सी खबरें। मोदी ममता और रोड शो जिक्र करेंगे दरअसल इसका। शंख की गूंज और दियों की रोशनी से सजी पटना की सड़कों पर गुरुवार की शाम एक खास राजनीतिक उबाल नजर आया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जैसे बिहार की राजनीतिक हवा बदलने का संकेत लेकर आया हो। मोदी ने सिर्फ बिहार की गलियों को नहीं बल्कि ममता बनर्जी के बंगाल में राजनीतिक दांव पेचों को भी निशाना बनाया। ये साफ कह दिया कि एनडीए इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे और लाखों लोगों की भीड़ ने रोड शो को ऐतिहासिक बना दिया। ये रोड शो महज एक स्वागत समारोह नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की ताकत का ऐलान था। पूरी खबर अब से कुछ देर के बाद आपको हम डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर अहम रहने वाली है जिस पर नजर होगी दरख्ती कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस के अंदरूनी हालात इस वक्त बेहद उलझे हुए नजर आ रहे हैं, पेचीदा नजर आ रहे हैं, जहां पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बीच तीखी जंग की आग भड़क उठी है। शशि थरूर के बयानों ने पार्टी की नींव को हिला दिया तो उदित राज का उन पर हमला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सियासी तूफान की शुरुआत है। थरूर की स्वतंत्र राय कहीं पार्टी की मूल विचारधारा के लिए खतरा तो नहीं बन रही? क्या ये टकराव इतना गहरा हो गया कि कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर दहशत फैल जाए? क्या थरूर को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या पार्टी इस विवाद को दबा देगी? पूरा राजनीतिक ड्रामा अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है और इसकी असली कहानी अभी बाकी है। पूरी कहानी आपको जल्द ही बताएंगे अब से कुछ देर के बाद विस्तार से। इसके अलावा तीसरी अहम खबर जो रहने वाली है, बात श्रवण को सम्मान की करेंगे। दरअसल गर्म हवाओं में धधकती जमीन, बंदूकों की बाढ़ और सरहद पर खामोशी की टूटी हुई हवा। पंजाब के फिरोजपुर जिले का तारावाली गांव, जहां हर कदम पर जंग का सन्नाटा गूंज रहा था, लेकिन इस युद्ध के बीच एक नन्हा योद्धा खड़ा रहा जिसकी उम्र महज 10 साल की थी, पर हिम्मत आसमान छू रही थी। बिना बंदूक, बिना बख्तरबंद वर्दी के, सिर्फ अपने मासूम हाथों में एक बाल्टी पानी और एक दिल जो अपने सैनिकों के लिए धड़कता था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की एक ऐसी सच्ची घटना है जो हर देशवासी के रूह को झकझोर देगी। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक छोटा सा लड़का अपने देश की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती के बीच बिना किसी हथियार के एक अमर योद्धा बन गया? आपको अब से कुछ देर के बाद इसकी डिटेल देने वाले हैं। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे, बात मस्क ट्रंप की जुदाई की करेंगे। कभी राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाने वाले एलन मस्क ने आज ऐसा कदम उठा दिया जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में तहलका मचा दिया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया के ये दिग्गज अब राजनीति के खेल से बाहर हो गए। मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अपने विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया और एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बड़े और खूबसूरत बिल की आलोचना करते हुए उसे फिजूल खर्ची कह दिया। मस्क का सपना था अमेरिकी नौकरशाही को पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दक्ष बनाना, लेकिन ट्रंप के मल्टी ट्रिलियन डॉलर के बिल ने इस प्रयास को ठेस पहुंचा दी। अब ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि दो शक्तिशाली दिमागों के बीच टकराव की कहानी। सवाल ये है कि क्या मस्क आगे भी अपनी अलग राह चलेंगे? क्या उनकी ये खुली नाखुशी अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकेगी? आपको बताएंगे अब से कुछ देर के बाद विस्तार से। और पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात वार्निंग की करेंगे। दरअसल अगर आपने अजय देवगन की शैतान देखी थी तो तैयार हो जाइए काजोल की मां के लिए। एक ऐसी मां जो राक्षस से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। 2 मिनट 24 सेकंड का ये ट्रेलर दिल थाम लेने वाला है, जिसमें डर, आस्था और मातृत्व का अनोखा संग्राम दिखाया गया है। कार सीन से शुरू होकर एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक महल तक ये कहानी आपको उस जंग में ले जाएगी जहां काजोल कहती है, जब तक मैं हूं मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। शैतान के मेकर्स देवगन फिल्म्स और जियो स्टूडियो की ये हॉरर ड्रामा 27 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। लेकिन क्या मां शैतान की डरावनी विरासत को आगे बढ़ाएगी? पूरी खबर आपको अब से कुछ देर के बाद। ये 5 खबरें रहेंगी जिन पर रहेगी हमारी नजर और जाते जाते आपको आज बात पते की बताएंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर शुरुआत हम उस खबर के साथ करेंगे जिसकी गूंज आज दरअसल पूरे दिन देखने को मिली है।
बात करेंगे दरअसल मोदी के रोड शो की। तो जिक्र करेंगे दरअसल आपको बताते चले, शंख की गूंज, दियों की रोशनी और नारों की गूंज, ये कोई धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि बिहार की सड़कों पर दिखी एक राजनीतिक लहर की तस्वीर थी। गुरुवार की शाम को पटना की गलियों में कुछ खास था, जैसे पूरा शहर एक संदेश देना चाहता हो, और उस संदेश का नाम था नरेंद्र मोदी। बंगाल से सीधे बिहार आए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो ने राजधानी पटना की सड़कों को जन सैलाब में बदल दिया। कहीं कोई शंख बजाकर स्वागत कर रहा था, तो कहीं किसी ने दिया जलाकर नतमस्तक होकर प्रधानमंत्री को निहारते हुए उनका अभिनंदन किया। घरों की छतों और बालकनियों से लेकर सड़कों के दोनों ओर तक हर जगह मोदी मोदी की गूंज देखने को मिल रही थी। दरअसल आपको ये बताते चलें कि गूंज देखने को मिल रही थी, और यही एक कारण है। तो आपको ये बताते चलें कि मोदी की गूंज थी मानो चुनावी रणभेरी अभी बज चुकी हो। यह सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से एक साफ संकेत था, और वो फिर से सत्ता में वापसी का दावा ठोक रही है। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक आया। यहां पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ अहम चुनावी बैठक भी की। वहीं शुक्रवार को वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में करीब 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सियासी नजर से देखें तो प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ विकास कार्यों का ऐलान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक फिजा को गरमाने वाला एक चुनावी बिगुल है। और भीड़ का जोश बता रहा था कि मुकाबला रोचक, लेकिन संदेश स्पष्ट होगा। अगर भारत पर हमला किया गया तो दुश्मन को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कोई सामान्य बयान नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के नए तेवरों की गूंज है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कह दिया जो आतंक के आकाओं को तिलमिला देगा और देशवासियों के दिलों में गर्व जगा देगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने जो संदेश दिया वो साफ है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने सिर्फ आतंक को पाला पोसा है, खुद कुछ नहीं बना और ना ही दुनिया को कुछ दे सका। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान को हार मिली और अब वो छिपकर आतंकवादियों के पीछे छुपता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब पहलगाम जैसे हमलों का जवाब सीधा, सटीक और असरदार होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सिर्फ मन से निकले शब्द नहीं, ये उस हर भारतीय सैनिक के संकल्प थे जो सरहद पर तैनात है, और उस हर नागरिक की उम्मीद जो देश की सुरक्षा में सरकार की नीतियों पर विश्वास करता है। ये चेतावनी नहीं बल्कि चुनौती है उन ताकतों के लिए जो भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाएं बल्कि अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करना जानता है। देश को आज ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो आंखों में आंखें डालकर कह सके, भारत अब चुप नहीं रहेगा। क्या कांग्रेस अब अंदर से ही दरक रही है? क्या पार्टी के भीतर ही पार्टी की विचारधारा को चुनौती मिल रही है? और क्या शशि थरूर अब कांग्रेस की सोच से अलग अपनी स्वतंत्र राय रखने की कीमत चुकाएंगे? आज कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि थरूर पर ऐसा हमला बोला जो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि राजनीतिक बगावत का इशारा कहा जा सकता है। उन्होंने थरूर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने का आरोप लगाया बल्कि यह भी कहा कि काश पीएम मोदी इन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बना दे। अब आप सोचिए, ये शब्द किसी विपक्षी पार्टी के नेता के नहीं, ये कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता उदित राज के हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कहा, थरूर कांग्रेस के उस इतिहास को मिटा रहे हैं जिसने भारत को आज एक मजबूत लोकतंत्र बनाया।
उन्होंने यहां तक कहा कि थरूर जी, आप कह रहे हैं कि मोदी से पहले भारत ने एलओसी पार नहीं की। क्या 1965 की जंग भूल गए? 1971 की जीत याद है? क्या यूपीए सरकार के समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक भी मिटा देंगे? उदित राज ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी आपको विदेश मंत्री बना सकती है, आपने उसी पार्टी के खिलाफ झूठ का हथियार उठा लिया है। सबसे गंभीर बात, उन्होंने थरूर के उस बयान को अपराध बता दिया जिसमें थरूर ने कहा सिक्योरिटी लैप्स हर जगह हो गए। उदित राज बोले, जब पहलगाम जैसे आतंकी हमले में 26 जवान शहीद हो जाए, आप उसे सामान्य बता दें तो ये देश हित नहीं, देशद्रोह के बराबर है। अब सवाल यह है कि क्या शशि थरूर पार्टी लाइन से भटक रहे हैं? क्या ये एक स्वतंत्र सोच है या पार्टी विरोधी रणनीति? क्या थरूर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनकी बातें सिर्फ विचार का हिस्सा है? उदित राज ने साफ कहा है कि ये फैसला कार्य समिति, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ा जाए। थरूर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर जोड़ा है कि मैं निजी लाभ नहीं देखता, मैं खुद को कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस के इतिहास से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा। तो अब निगाहें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हैं। क्या थरूर को चेतावनी दी जाएगी? क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर पार्टी से इसे अलग राय मानकर नजरअंदाज किया जाएगा? सवाल बड़े हैं और गंभीर भी हैं, लेकिन समय निर्धारित करेगा। नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी को एक जो है मौका मिलता है, बीजेपी तो हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि विवाद कहां कहां पैदा कर सकते हैं। समाज में विवाद, परिवारों में विवाद, ये तो उनका काम है, छोड़िए ना उनको। जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद इंक्लूडिंग शशि थरूर जी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्यों करा रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी पाकिस्तान बेनकाब होगा तो कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति पर भी हमला बोलेगी जो उन्हीं का सांसद है। गर्म हवाओं से झुलसती जमीन, हर कोने पर तैनात बंदूकें, धरती कांप रही थी, आसमान सन्न था और सरहद से बेहद करीब पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव तारावाली मानो युद्ध की पहली पंक्ति बन चुका था। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत की सबसे बड़ी सैन्य तैनातियों में से एक थी। टैंकों की गड़गड़ाहट, सैनिकों के कदमों की धमक और गांव के खेतों पर युद्ध जैसी तैयारियां। लेकिन इसी हलचल के बीच वहीं खड़ा था एक नन्हा सिपाही, सिर्फ 10 साल का, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी बख्तरबंद वर्दी के। नाम था श्रवण सिंह। जी हाँ, एक किसान का बेटा, ना कोई डर ना कोई हिचक। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल गेम्स और कार्टून में खोए रहते हैं, उस उम्र में श्रवण ने वो कर दिखाया जो शायद ही कई बड़े भी ना कर पाते। हर सुबह सूरज उगने से पहले जब गांव के लोग चिंता और डर में घरों में बंद हो जाते, तब यही बच्चा एक बाल्टी में पानी, हाथ में लस्सी और दूसरे हाथ में बर्फ लेकर सीधे पहुंचता जवानों के बीच। श्रवण सिंह वही बच्चा जिसने अपने नन्हे हाथों से सैनिकों को ताजगी दी, अपनी मासूम मुस्कुराहट से उनके चेहरों पर सुकून लाया और हर दिन उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं है। श्रवण कहता है, मुझे डर नहीं लगा, मुझे फौजी बनना है। मैं रोज पानी और लस्सी लेकर जाता था, सैनिक मुझे बहुत प्यार करते थे और इस निस्वार्थ सेवा को सलाम करने पहुंचे 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराज। श्रवण को सेना की ओर से एक विशेष सम्मान दिया गया, एक स्मृति चिन्ह, एक शानदार भोजन और उसकी सबसे प्यारी चीज आइसक्रीम। श्रवण की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोला, उन्होंने मुझे खाना और आइसक्रीम दी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है। उसके पिता सोना सिंह की आंखों में भी वो गर्व था, जो ना किसी फसल से आता है ना किसी कमाई से, बल्कि एक बेटे की देशभक्ति से। इतिहास जब ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा तो जर्नल्स, टैंक्स और रणनीतियां जरूर दर्ज होंगी, लेकिन उन्हीं पन्नों में एक कोने में लिखा जाएगा श्रवण सिंह का नाम, जिसने बिना हथियार के, बिना वर्दी के देशभक्ति का सबसे मासूम, सबसे सच्चा उदाहरण पेश किया, क्योंकि देशभक्ति उम्र नहीं देखती।
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਚੌਥੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਰਫ਼, ਚਾਹ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ, ਰਾਤੀ 6 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੌਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਹੂੰ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਉੱਥੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे ट्रंप से आखिर क्यों जुदा हो गए एलन मस्क। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कभी राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाने वाले एलन मस्क ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वॉशिंगटन के लिए गलियारों में खलबली मचा दिया है। दरअसल एक ऐसा नाम जिसे दुनिया इनोवेशन, स्पेस एक्स, टेस्ला और टेक्नोलॉजी से जोड़ती है, अब राजनीति के पावर गेम में ऑफ बोर्ड हो चुके हैं। हां, एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को अलविदा कह दिया, लेकिन यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, यह है एक संदेश, एक अलार्म, एक चेतावनी और शायद एक नए एजेंडे की शुरुआत। एलन मस्क जो अब तक ट्रंप के सबसे भरोसेमंद टेक्नोक्रेट माने जाते थे, उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया और जाते जाते एक ऐसा बयान दिया जो ट्रंप के बड़े और खूबसूरत बिल को बड़े और फिजूल खर्ची वाला बता दिया। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, मेरा विशेष सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सरकारी फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर दिए, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। डोज मिशन जारी रहेगा। अब जरा गौर कीजिए, मस्क जिस डोज मिशन की बात कर रहे हैं वो कोई क्रिप्टो मीम नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि सरकारी दक्षता विभाग है, जिसे मस्क ने खुद डिजाइन किया था। मस्क का सपना था कि अमेरिका की नौकरशाही को लीन, क्लीन और टेक ड्रिवन बनाया जाए, लेकिन ये सपना शायद ट्रंप के मल्टी ट्रिलियन डॉलर वाले बिल के नीचे दबकर दम तोड़ चुका है। ट्रंप ने अपने बिल में जहां टैक्स ब्रेक्स बढ़ा हुआ रक्षा खर्च और आवर्जन कड़ाई की बात की, वहीं मस्क ने इसे संघीय घाटे को बढ़ाने वाला और डॉज मिशन को कमजोर करने वाला बता दिया। यानी कि अब कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं, अब कहानी है दो शक्तिशाली दिमागों के टकराव की। एक तरफ टेक्नोलॉजी का टाइटन एलन मस्क है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति का जिक्र करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी आया, मस्क का सरकारी कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी ऑफ बोर्डिंग शुरू कर दी गई। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिक विदाई नहीं, बल्कि राजनीतिक मतभेदों का नतीजा भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मस्क भविष्य की राजनीति में अपनी भूमिका खुद लिखेंगे? क्या डॉज मिशन को लेकर वो कोई नया आंदोलन खड़ा करेंगे? क्या ट्रंप के खिलाफ उनकी ये खुली नाखुशी है? अब अमेरिका की राजनीति को अब नया मोड़ क्या आने वाला है? फिलहाल इतना तय है कि मस्क अब सत्ता के गलियारों में सलाह नहीं देंगे, लेकिन जो कहेंगे वो सुनना जरूर चाहिए। तो प्रस्तावित कानून का विरोध दरअसल किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप एक कानून बना रहे थे। क्यों इस्तीफा दिया है, जरा कुछ कारण है। और प्रस्तावित जो कानून है 214 के मुकाबले 215 वोट से पारित हुआ था। इसके अलावा 1100 पन्ने का बिल सीनेट में गया था, तकरीबन 1100 पन्ने का बिल सीनेट में गया था। और अमीरों को टैक्स में इसमें छूट दी गई, जो अमीर हैं उनको टैक्स में छूट दी गई थी, और गरीबों पर सख्ती का ये बिल था। माना जा रहा है कि मस्क को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, गवारा नहीं थी। अमेरिका पर जीडीपी का 124% कर्ज
ऑटोमेटिकली है। अभी 36 लाख करोड़ डॉलर से अधिक कर्ज बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए नए कानून से 3.80 लाख करोड़ का कर्ज और बढ़ जाएगा, तकरीबन 4 लाख करोड़ का। टेस्ला बिक्री में तेजी से गिरावट, सरकार क्यों छोड़ गए? टेस्ला जो उसकी बिक्री में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही थी, पहले 3 महीने में 13% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल तस्वीरें डरावनी हैं। धुएं से ढका हुआ आसमान, आग की लपटों में लिपटे जंगल और एक पूरा शहर जो रातों रात खाली हो गया। यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि कनाडा का वो खौफनाक मंजर था जहां जंगल की आग अब काबू से बाहर हो चुकी थी। मैनिटोबा कनाडा का एक शांत प्रांत जो अब चीख पुकार, जलते पेड़ों, पलायन करते परिवारों का गवाह बन चुका है। प्लिन फ्लोन शहर में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि रात 12 बजे तक पूरे शहर को खाली करने के आदेश दिए गए। करीब 5000 लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। आग की रफ्तार देखकर कोई भी सोच सकता था कि शायद समय पर नहीं निकले तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हालात की गंभीरता को समझते हुए सेना को तैनात करने की अनुमति भी दे दी। मैनिटोबा के प्रीमियर वेब खिन्यू ने कहा कि ये हमारे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। ये आग सिर्फ एक शहर या इलाके तक सीमित नहीं रही। भीषण आग लगी जहां से 1200 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। मैनिटोबा में 22 जगहों पर आग जल रही थी। पूरे कनाडा से फायर फाइटर्स भेजे जा चुके थे। आग से सिर्फ जंगल नहीं, इंसानी जिंदगियां भी जल रही थी। दरअसल एक फायर फाइटर गंभीर रूप से इसमें घायल भी हो गया। इस साल अब तक 102 तकरीबन आग लगने की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जो कि औसत से कहीं ज्यादा है। सवाल ये है कि इतना नहीं, ये आग कब बुझेगी? सवाल ये है कि क्या जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आग ही हमारा नया सामान्य बनता जा रहा है? कनाडा की सरकार, सेना और राहत एजेंसी जुटी हुई हैं, लेकिन जिस रफ्तार से लपटें बढ़ी, आने वाले वक्त को और चुनौतीपूर्ण कर गई। अगर आपने अजय देवगन की शैतान देखी थी तो अब तैयार हो जाइए मां को देखने के लिए, क्योंकि इस बार शैतान से टकराने वाली है एक मां, और वो है काजोल। जी हां, वो काजोल जिन्हें अब तक हमने रोमांटिक फिल्मों, कॉमेडी और ड्रामे में ही देखा है, अब नजर आएंगी एक ऐसे किरदार में जो राक्षस से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मां का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए देखने के बाद अकेले रहने का मन नहीं करेगा। 2 मिनट 24 सेकंड का ये ट्रेलर डर का वो एहसास देता है जो ना सिर्फ आंखों से बल्कि रूह से भी महसूस होता है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक कार सीन से। काजोल अपनी बेटी के साथ जा रही होती है, तभी एक अजीब सी छाया, एक राक्षस उसकी गाड़ी पर हमला करता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है एक महल तक जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खौफनाक है। यहां से शुरू होती है एक मां और राक्षस के बीच जंग, जहां दांव पर है एक मासूम बच्ची की जिंदगी। फिल्म शैतान के मेकर्स यानी कि देवगन्स फिल्म और जियो स्टूडियो इस बार लेकर आए हैं एक माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा, जिसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि आस्था, मातृत्व और बलिदान का संग्राम भी है। काजोल का किरदार जब कहता है जब तक मैं हूं मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, तो लगता है कि ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि किसी देवता की शपथ है। फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल फूरिया ने, जिन्होंने पहले भी हॉरर को लेकर दर्शकों को सरप्राइज किया है। काजोल के साथ इस बार हैं रोनित रॉय, जो अपने सख्त लेकिन इमोशनल अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मां शैतान की डरावनी विरासत को आगे बढ़ाएगी? क्या ये फिल्म बनेगी 2025 की सबसे पावरफुल हॉरर थ्रिलर? इन सवालों के जवाब मिलेंगे 27 जून को, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। काजोल की नई फिल्म का खौफनाक ट्रेलर अब जारी हो चुका है। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि हर बार जिंदगी मौका दे ये जरूरी नहीं, कभी कभी उसे छीनना पड़ता है, आवाज बनकर, बगावत बनकर और कभी
खुद अपने डर से लड़कर। जो चुप रहा उसे समझा गया कमजोर, जो बोला वो बन गया बेकाबू, लेकिन जो सही वक्त पर फट पड़ा वही बना मिसाल। दरअसल सार इस बात का यह है कि अगर तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कोई तुम्हारे लिए हारने के को भी तैयार नहीं होगा। मतलब अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई आपके सामने ऐसा कोई शख्स नहीं बैठा है जो हारने के लिए तैयार हो। फिलहाल इस बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।